देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आजकल देश के कुछ नेताओं के बीच एक फैशन चल गया है बिजनेसमैन को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को गाली देने का। चुनाव जीतने के लिए, भाषण देने के लिए देश के कुछ नेता किसी भी कारोबारी का नाम लेकर अनाप शनाप बोल देते हैं, कोई भी आरोप लगा देते हैं, लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल राहुल गांधी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने की थी, जब पहली बार रतन टाटा को बंगाल से टाटा बाय बाय कर दिया गया था। और आपको याद होगा, रतन टाटा के पास एक मैसेज आया और वो मैसेज था उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां से नरेंद्र मोदी और रतन टाटा की दोस्ती शुरू हुई, जिसका एक अध्याय कल रात 11:30 बजे खत्म हो गया। रतन टाटा दुनिया से चले गए और नरेंद्र मोदी का दर्द छलक उठा। मोदी ने क्यों लिखा, मेरे दिमाग में रतन टाटा की बातें ही चल रही हैं। मोदी के मित्र रतन कैसे थे, ये मित्रता कैसे शुरू हुई, ये स्टोरी देश के नेताओं को भी देखनी चाहिए और देश की पब्लिक को भी देखनी चाहिए। मेरे अपने लोग मेरे घर आ गए। रतन टाटा की व्याख्या नरेंद्र मोदी इन शब्दों में क्यों किया करते थे? जो हमसे बिछड़ गए थे वो लौट के आ गए। रतन टाटा के सामने नरेंद्र मोदी ये बातें क्यों कहा करते थे? रतन जी ने मुझे सरप्राइज देने का वादा किया है। रतन टाटा की मौजूदगी में मोदी किस सरप्राइज की बात किया करते थे? मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, रतन जी असाधारण क्षमता के धनी हैं। रतन टाटा के लिए मोदी के इन शब्दों का अर्थ आज आप पहली बार समझेंगे। नरेंद्र मोदी के रतन कैसे थे? मोदी उन्हें इतना पसंद क्यों करते थे? रतन टाटा को नरेंद्र मोदी एक रोल मॉडल के तौर पर क्यों देखा करते थे? 16 साल पहले नरेंद्र मोदी के एक शब्द सुस्वागतम ने कैसे रतन टाटा को उनके करीब ला दिया? कैसे ₹1 का SMS भेजकर नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर का बना लिया? और कैसे अक्सर अंग्रेजी में बात करने वाले रतन टाटा ने हिंदी में अपनी स्पीच देकर मोदी का दिल जीत लिया? रतन टाटा के वेलकम के लिए मोदी का पैदल चलकर बाहर आना, रतन टाटा को अपने करीब बिठाकर उनके साथ कई कई घंटों तक चर्चा करना, रतन टाटा को खुद घर के दरवाजे तक छोड़ के जाना, उनके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें सी ऑफ करना। नरेंद्र मोदी और रतन टाटा के रिश्ते को अगर समझना है तो आज आपको पुरानी यादों के पन्नों को पलटकर देखना होगा। वो पन्ने जिनमें एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव भी था। और इसी पन्ने में एक राजनेता और एक उद्योगपति के बीच जुगलबंदी का जबरदस्त कैमरा डेरी का सार भी आपको दिखेगा। रतन टाटा 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। देश के उद्योग जगत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़कर चले गए। रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना सिर्फ हिंदुस्तान के उद्योग जगत के लिए क्षति नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए निजी क्षति है जिसे करीब से रतन टाटा को जानने का मौका मिला। हर किसी के रतन टाटा से जुड़े अपने अपने किस्से हैं और हर किस्से में गम है, आंसू हैं। रतन टाटा से जुड़ा एक भावनात्मक पहलू है। I recall when he came home once in Mumbai for breakfast. We had only served a simple idli, vada, sambar and dosa. But he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks. But he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. And at the end of a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked my wife very sweetly, would you like to take a picture with me? We really wanted to, but was shy to ask. He offered it. And it is these small
thoughtful gestures which make the man the Ratan Tata 140 crore Indians love and the world loves. रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। ऐसे ही भावनात्मक पहलुओं को उजागर करने वाला एक रिश्ता नरेंद्र मोदी और रतन टाटा का भी है। इस रिश्ते की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यह वो दौर था जब मोदी बाद में कुर्सी पर बैठा करते थे, पहले रतन टाटा से बैठने की रिक्वेस्ट करते थे। जब रतन टाटा बोलना शुरू करते थे, तब मोदी खुद अपने हाथों से माइक उनके करीब लेकर जाया करते थे। रतन टाटा की जिंदगी में दो सबसे बड़े चैलेंज आए थे। दूसरे चैलेंज की आगे बात करेंगे। पहले 16 साल पुराने उस चैलेंज की बात करते हैं जब रतन टाटा को अपने नैनो ड्रीम प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से शिफ्ट करना पड़ा था। नैनो, जिसे रतन टाटा ने द पीपल्स कार का नाम दिया था। उस नैनो प्रोजेक्ट के साथ बंगाल में क्या हुआ, मोदी की एंट्री कैसे हुई, आगे बताएंगे। पहले इस कार से जुड़ा वो किस्सा आपको बताते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर से चलने वालों के लिए रतन टाटा ने सस्ती कार का सपना कैसे पूरा किया, लोअर मिडिल क्लास का कार वाला ख्वाब कैसे पूरा हुआ। बताया जाता है कि एक बार रतन टाटा अपनी कार में कहीं जा रहे थे, बारिश हो रही थी और उनके आगे एक स्कूटर था जिस पर एक परिवार के 4 लोग बैठे हुए थे। बारिश के कारण अचानक वो सब स्कूटर से गिर पड़े। इससे टाटा का मन पसीज गया और इसके बाद उन्होंने इस तरह की एक सस्ती कार बनाने का फैसला लिया जिसे आम आदमी भी खरीद सके और सुरक्षित सफर का आनंद ले सके। इसी के बाद रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो टाटा के लिए नफा नुकसान से दूर देश को कुछ लौटाने जैसा था। लेकिन उस वक्त रतन टाटा को पश्चिम बंगाल ने निराश किया और वो रतन टाटा के लिए बहुत चैलेंजिंग वक्त था। मई 2006 में पश्चिम बंगाल के हुबली के सिंगूर में टाटा के नैनो प्लांट को जमीन की मंजूरी मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब रतन टाटा को सिंगूर में नैनो प्लांट बंद करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। और उस मुश्किल वक्त में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का साथ दिया। टाटा नैनो का प्लांट गुजरात शिफ्ट हुआ और अलग अलग राज्यों से ऑफर होने के बावजूद रतन टाटा ने गुजरात को ही क्यों चुना? उस वक्त रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी पर ही क्यों ट्रस्ट किया? इससे जुड़ा पूरा किस्सा खुद रतन टाटा ने सुनाया था, एक एक घटनाक्रम खुद बताया था। But in the last few years, Mr. Narendra Modi's leadership here has changed our view in terms of what we would do. Most visible was Tata Motors, where we moved our nano plant from West Bengal, where we unfortunately felt we needed to withdraw, and we located it. I should go back and say, we looked for a location where we could have the security and the stability that we desired. We had offers from many states, and of course one from Mr. Modi. What made us decide to come to Gujarat was his promise that he would confirm the allotment of land and other facilities in a few days. Now, a few days is a difficult thing to swallow in India because it often doesn't happen. In this case, a few days became 3 days. And he made a promise that he would give us this approval on a particular day.
so that we could make a public announcement of where our new home was going to be. He called a cabinet meeting early in the morning, and he kept his promise, and we are here. लेकिन मोदी सिर्फ नैनो के प्लांट को गुजरात शिफ्ट कराने को लेकर नहीं सोच रहे थे। मोदी उससे कहीं आगे की बात सोच रहे थे। वो रतन टाटा को अपने घर नहीं, मोदी तो रतन टाटा को उनके घर लाने की फिक्र कर रहे थे। और इस फिक्र का जिक्र नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था? रतन टाटा के सामने मोदी ने 1 रुपए वाले किस एसएमएस का जिक्र किया था, अब आपको वो दिखाते हैं। का ये यश श्रीमान रतन टाटा जी को जा रहा है। तो गुजरात की भरपूर प्रशंसा श्रीमान रतन जी ने की है और मुझे सरप्राइज देने का वादा भी किया है। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का हो रहा है कि जब रतन जी कह रहे हैं कि हम तो यहीं के थे, चले गए थे, फिर वापिस अपने घर लौट करके आए हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि 400 साल पहले ईरान से जो पारसी परिवार आया होगा और उसको गुजरात के प्रति जो भाव जगा होगा, उस भाव को दोबारा जगाने में आज की वर्तमान सरकार सफल हुई है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि मेरे अपने लोग कितने ही कौन बिछड़ गए हो, फिर अपने घरों में लौट के आ रहे हैं। इससे बड़ा आनंद और संतोष का विषय एक व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए नहीं हो सकता है। उस आनंद की अनुभूति मैं आज कर रहा हूं। तो जब नैनो यहाँ आया, कुछ बातें मैंने जो पहले कही नहीं है, मैं आज कहना चाहता हूं। रविकांत जी मुझे मिलते रहते थे। जब नैनो का विवाद खड़ा हुआ, तब मैंने रवि जी से एक बार कहा था, मैंने कहा रवि जी कुछ भी करो, इस समस्या का समाधान होना, क्योंकि इसके कारण हिंदुस्तान के और राज्यों में भी हवा फैलेगी, तो जो विकास करना चाहते हैं उनको कठिनाई आए। वो मेरे साथ सहमत। मैंने कहा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन आप वहां एक बार इसको गाड़ी सिरे पर चढ़ा दीजिए। और वो कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि दुनिया के कई देशों ने टाटा को ऑफर किया है कि आप आइए, कोई रुपया नहीं लेंगे, आप अपना शुरू कीजिए। तो मैं चौंक गया और तब मैंने रवि जी से संपर्क किया। मैंने कहा भाई कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जाना है। ये देश की इज्जत का सवाल है और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने की बात करते हैं। चाइना के साथ हम स्पर्धा में खड़े हैं और हमारे देश के व्यक्ति हैं इस प्रकार का काम न कर पाए, तो स्थिति एक देश के लिए अहित हो जाएगा। आप कुछ कीजिए। मेरी परेशानी को अनुभव कर रहे हैं। और जब रतन जी ने कलकत्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा कि अब हम बंगाल छोड़ रहे हैं, तब तक मैंने कभी नहीं कहा था कि आप गुजरात आइए, क्योंकि मैं मानता हूं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर प्रगति होती है तो अल्टीमेटली देश का भलाई होता है। वो गुजरात में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, कि पूरा देश हमारा है और हमारी सोच ये होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति वो बनी, तब मैंने एक छोटा सा एसएमएस करके रिक्वेस्ट की थी, वेलकम टू गुजरात। और आज 1 रुपए का एसएमएस कितना बड़ा काम कर सकता है। ने कैसे की थी सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि रतन टाटा क्या थे। और मैं विशेष रूप से रतन जी का आभारी हूं, क्योंकि मेरी अपेक्षा नहीं थी कि वो यहां आए। मैंने उनसे आग्रह किया था, आप मुंबई हैं, वहीं आप पहुंच जाइए, हम वीडियो पर मिल लेंगे। लेकिन ये इस परिवार के संस्कार है। आयु में मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, जीवन में अनुभव बहुत बड़ा है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, उसके बावजूद भी इस उम्र में रतन जी सुबह चल करके दिल्ली आए और उनका आग्रह रहा कि नहीं, मैं स्वयं आपके पास रहूंगा और इस कार्यक्रम में वहां से शरीक होऊंगा। ये उनकी नम्रता हम सबको प्रेरणा देती है और यही तो तपस्या होती है। टाटा परिवार, टाटा शब्द इस देश में सेवा से जुड़ा हुआ एक
पर्यायवाची शब्द बन गया है। देश में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो इतने वर्षों से लगातार मिशन मोड में राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। टाटा परिवार के रगों में अगर सेवा भाव न पला होता, ये संस्कार सरिता न होती, तो शायद उस चिट्ठी में ऐसे शब्द प्रकट न हुए होते। और जो शब्द ही नहीं, संस्थानों के रूप में निरंतर आज देश के अनेक ऐसे संस्थान हैं जो टाटा परिवार से जुड़े हुए हैं, जो भारत के भाग्य के निर्माण में बेसिक फंडामेंटल रिसर्च में बल देते हैं। मोदी और रतन टाटा से जुड़ा एक और किस्सा आज से ठीक 2 साल पहले का है, जब मोदी और रतन टाटा ने एक साथ मंच शेयर किया था। और वो एक ऐसा रेयर ओकेजन था जब मोदी की मौजूदगी में रतन टाटा ने शायद पहली बार हिंदी में अपनी स्पीच दी थी। तब उन्होंने मोदी पर हिंदी में क्या कहा था, ये आपको सुनाते हैं। The message will be the same. It will be from my heart. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience. I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. I should just say that today असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि असम को भूलाने आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ, इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बिना किसी घमंड के, बिना किसी द्वेष के अपना कर्म करते हुए जिंदगी कैसे जी जाती है, रतन टाटा इसकी मिसाल थे, कमाल थे। इसीलिए तो आज उन्हें याद करके सबकी आंखें नम हैं। जो कोई भी उन्हें याद कर रहा है, भावुक हुए जा रहा है। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से, ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। मेरे को ज़िंदगी में काफ़ी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफ़ी बार, कई सारे बार, काफ़ी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है। और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज़ बात करते थे। और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन
हमारी इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। और इस वक्त हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को सदगति दे। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। ये वो अमर अनमोल आत्मा थी जो निर्विवाद, और जिन्होंने कोई भी जीवन में बिजनेस किया तो हमेशा कॉमन मैन से लेके और पूरे देश के लिए बिजनेस किया। उनकी सोच, एक बार उन्होंने गले लगाया था और बोले, बेटा जो भी करते हो, एक ही लाइन का आशीर्वाद मिला जब उनके साथ में हुए, गले लगाया, बोले तुम अपना ओरिजिनल करते हो। ये अनमोल रत्न थे, हैं, और इनकी पूर्ति जीवन भर कोई नहीं कर पाएगा। ये हमेशा देश के साथ थे और इनकी आत्मा हमेशा देश के साथ रहेगी। इतनी सिंपल, इतना उनका बॉडी लैंग्वेज, इतना ह्यूमिलिटी जो थी वो कमाल की थी। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पर समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। रतन टाटा को समझना है तो उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को भी टटोलना होगा जिनसे लोग शायद वाकिफ नहीं हैं। ये रतन टाटा से जुड़े वो किस्से हैं जो पब्लिक डोमेन में बहुत कम देखने सुनने को मिलते हैं। रतन टाटा जिन दो के सबसे करीबी थे, वो इंसान नहीं बल्कि उनके दो पालतू कुत्ते थे, टीटो और टैंगो। रतन टाटा इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी बेइंतहा प्रेम करते थे। वो उनसे कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक कुत्ते की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ब्रिटेन की ओर से दिए जाने वाले एक अवार्ड तक को ठुकरा दिया था। रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। जब तक उनकी सेहत ठीक रही, वो पायलट के रूप में उड़ान भरते रहे। कम ही लोग जानते हैं कि रतन टाटा F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। साल 2007 में उन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर पायलट को उड़ाकर सबको चौंका दिया था। जिस दिन रतन टाटा ने F-16 उड़ाया, उसके अगले ही दिन उन्होंने एक बार फिर आसमान में उड़ान भरी थी और इस बार उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट उड़ाया था। ऐसे थे रतन टाटा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जब तक रतन टाटा जीवित रहे, इसी फॉर्मूले पर चलते रहे। मगर बंगाल में टाटा नैनो प्लांट के विवाद के बाद रतन टाटा के लिए दूसरा चैलेंज उस वक्त आया जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं। उस वक्त रतन टाटा खुद ताज होटल के बाहर खड़े रहकर एक एक चीज मॉनिटर कर रहे थे। रतन टाटा ने ताज पर हुए हमले वाले चैलेंज को कैसे ओवरकम किया, रतन टाटा ने अपने स्टाफ्स के लिए, अपने गेस्ट के लिए क्या-क्या किया, इसका किस्सा खुद उन्हीं से सुनिए। The second, if you might challenge that I faced completely different, was when 10 Pakistani terrorists descended on Bombay, and amongst the places they attacked our hotel, and about 37 or 40 people in our hotel were shot and killed for no reason. And then it became an issue that do you stand by and let this happen, or do you go into the midst of what was like a war zone and stand with your employees and go to the homes of people who were killed, and I chose to do the latter, to go every day to the hospitals to look at the people who were injured. And there again, that leaves a lasting impression on you in terms of what happened, what could have been done to avoid it,
And how could you deal with this? What was the best form of support you could give to your people? I think those two instances stand out as being challenging moments in one's career. रतन टाटा अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में उनके एक संवाद को याद करना जरूरी है, जब हंसते हंसते उन्होंने एक वाकया सुनाया था। You've said before, if I can just turn a little bit to decision making for a second, you've said before that I don't believe in taking right decisions. I take decisions, then I make them right. How did you come to build that philosophy? I'm sorry, I'm going to upset you, but Facebook or Twitter that made that statement, that was never made by me. That's not you. Well, that's awkward. टाटा का बिजनेस मॉडल क्या है? आज रतन टाटा का चले जाना पूरे हिंदुस्तान को रुलाने जैसा है। क्यों? टाटा का लोगों से रिश्ता नमक का रिश्ता है। टाटा का हिंदुस्तान के लोगों से रिश्ता चाय का रिश्ता है। टाटा से लोग सुई से लेकर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। टाटा हिंदुस्तान में आए कब? टाटा की कहानी हिंदुस्तान के 150 साल की कहानी है। क्या रतन टाटा के जाने के बाद यह रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा? टाटा एंड सन्स, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इनका काम आज देखिए। बड़े जतन से बनता है रतन, बड़े तप से चमकता है रतन, बड़े श्रम से निखरता है रतन, बड़े निर्णय से बनता है रतन, बड़े रिस्क से बनता है रतन, बड़े दिल से बनता है रतन, बड़े भरोसे से बनता है रतन, वतन के रतन अंतिम नमन। रतन टाटा अक्सर कहा करते थे, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। रतन टाटा कभी अकेले नहीं चले, जब भी चले सबको साथ लेकर चले। इसीलिए जब अकेले चले तो उनके अंतिम सफर में साथ देने पूरे चाहने वाले चले। रतन जी टाटा ने बढ़ाया। 1892 में रतन जी टाटा की शादी हुई और JRD टाटा का जन्म हुआ और उन्होंने एक लड़का गोद भी लिया जिनका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा से ही टाटा परिवार का वंश आगे बढ़ा। नवल टाटा की 2 शादियां हुई। एक पत्नी का नाम सिमोन टाटा था, दूसरी का नाम सुनी टाटा। सुनी टाटा से 2 बच्चे हुए, जिसमें एक जिमी टाटा थे, दूसरे रतन टाटा। और सिमोना टाटा ने नोएल टाटा को जन्म दिया, जो रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं। जिमी टाटा और रतन टाटा ने शादी नहीं की। जिमी टाटा रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसीलिए टाटा खानदान के उत्तराधिकारी नोएल टाटा और उनके बच्चों को बताया जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लीह टाटा और माया टाटा 2 बेटियां हैं, नेविल टाटा बेटे हैं। रतन टाटा के बाद टाटा खानदान की 4थी पीढ़ी टाटा ग्रुप को अब संभालेगी, लेकिन टाटा को टाटा बनाया जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा 14 साल की उम्र में बंबई पहुंचे। पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी टाटा का पुश्तैनी काम पारसी पुजारी का था, लेकिन पिता नुसरमान जी टाटा ने बिजनेस करने का फैसला किया। बिजनेस सोच का पहला प्रभाव जमशेद जी टाटा को पिता से मिला। एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अंग्रेजों के सामने एक भारतीय को बिजनेस खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। पहले असफल हुए, लेकिन जमशेद जी टाटा ने हार नहीं मानी। अमेरिका में उस वक्त सिविल वॉर शुरू हो गया था। अंग्रेजों को कॉटन नहीं मिल रहा था। जमशेद जी टाटा ने इसी मौके का फायदा उठाया। एक पुरानी ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील किया। महज 29 साल की उम्र में जमशेद जी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1869 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। जमशेद जी टाटा ने भारी मुनाफा कमाया और फिर ये मिल बेच दी, जिसके बाद नागपुर में एक दूसरी फैक्ट्री खड़ी की। उस वक्त रानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता था। बिजनेस रणनीति के तहत जमशेद जी टाटा ने नागपुर की मिल का नाम
एम्प्रेस मिल रखा। यही फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन बन गया। जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस के 4 मेन टारगेट सेट किए। पहला, आयरन और स्टील और मोटर प्लांट का बिजनेस। दूसरा, होटल का बिजनेस। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। और चौथा, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करना। जमशेदजी टाटा ने अपने चारों सपनों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उनको ये पता था यही वो 4 टारगेट हैं जो अगर पूरे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदलेगी और टाटा ग्रुप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकेगा। 1903 में बंबई में ताजमहल होटल खोला गया और ताजमहल होटल ऐसे नहीं खुला। उसके पीछे की कहानी आपको रतन टाटा के इस कोट से आसानी से समझ में आएगी। रतन टाटा कहते थे, जीवन में ऊंच नीच होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। आत्मसम्मान को जिंदा रखने की सोच ने ही जमशेदजी टाटा को ताजमहल होटल बनाने के लिए प्रेरित किया। बताया जाता है कि जमशेदजी टाटा ने अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए होटल बनवाया। बॉम्बे में काला घोड़ा क्षेत्र में वॉटसन्स होटल नाम का एक मशहूर होटल था। उस समय देश में अंग्रेज भारतीयों के साथ नस्ली अपमान किया करते थे। वॉटसन्स होटल में भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी। एक बार जमशेदजी इस होटल में गए तो उन्हें भी रोक दिया गया। कहा गया वो यूरोपीय नहीं है। बस यही बात उनको चुभ गई। 1903 में बॉम्बे में ताजमहल होटल बना। जमशेदजी ने ठान लिया था कि भारत में भी ऐसा होटल बनेगा जो विदेशी होटलों का मुकाबला कर सके, जिसमें सब बैठेंगे, भारतीय भी यूरोपीय भी। जिस लेगेसी को जमशेदजी टाटा ने छोड़ कर दिया, उसी लेगेसी को उनके बेटों दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा की मौत के बाद दोराबजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके वक्त में आयरन और बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन गया। टेटली टी, जगुआर, लैंड रोवर और एयर इंडिया जैसे ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। दोराबजी टाटा के बाद उनके भाई रतनजी टाटा 1928 से 1932 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद जमशेदजी टाटा के वंश को रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। रतनजी टाटा की संतान जेआरडी टाटा हुए। दूसरी नवल टाटा को उन्होंने गोद लिया। टाटा ग्रुप को टॉप गियर में ले जाने का काम जेआरडी टाटा ने किया। रतन टाटा जेआरडी टाटा से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर कहा करते थे, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, मैं फैसला करता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। जेआरडी टाटा के नक्शे कदम पर रतन टाटा ने कारोबार को आगे बढ़ाया। जेआरडी टाटा के जीवन की झलक रतन टाटा की खुद की जिंदगी में भी दिखती है। रतन टाटा पायलट थे और पायलट का शौक उन्हें जेआरडी टाटा से मिला। 1929 में 10 फरवरी को जेआरडी टाटा, जिन्हें जेह भी कहा जाता था, एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने। और टाटा समूह के एयर इंडिया से जुड़ने के पीछे टाटा ग्रुप के हेड्स का ये लगाव भी था। 7 दशक बाद जब एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप में वापसी की तो टाटा की तरफ से इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन लिखा गया था और उस सर्टिफिकेट की फोटो भी पोस्ट की गई थी। साथ ही लिखा गया था 10 फरवरी 1929 को जेआरडी जेह टाटा ने भारत में पहला कमर्शियल एविएटर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एक सपने को पूरा किया जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में देखा था और राष्ट्र को पंख देने के लिए बहुत बड़े सपने के लिए मंच तैयार किया। जेआरडी टाटा ने टाटा मोटर्स, टीसीएस और एयर इंडिया जैसे टाटा कंपनियों की स्थापना की। उनके योगदान के लिए फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न भी दिया गया। जेआरडी टाटा के वक्त में नोएल टाटा के बेटे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना शुरू कर दिया था। रतन टाटा के जीवन का फलसफा था जो उनके कोट में नजर आता है। वो कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, यहाँ फेल होने की एक ही रणनीति है, रिस्क नहीं लेना।